केंद्रीय कर्मचारियों को सौंपा। जैसे कि हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कर वसूलते हैं टैक्स, पहले हर किसी को पादरी वर्ग जो हुआ करता था हर जगह हुआ करता था, वहां कर वसूलना, ये गोलमाल भी क्या करते थे पैसों में, और बहुत सारे इनके जो उल्टे सीधे काम थे वो करते थे, और साधारण वर्ग को हमेशा ही परेशान किया करते थे। नेपोलियन आया, इसने पादरी वर्ग को खत्म कर दिया। इसका जो कर वसूलने का जो था वो केंद्रक में दे दिया। ये जो केंद्र है, केंद्रक ही कर वसूल किया करेगा, इसने वो किया। आर्थिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, और कई सारे नेपोलियन ने सुधार किए। नेपोलियन की एक क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू आपको पूछने के लिए आएगा, नेपोलियन की हार किस समय हुई थी? 1815 में नेपोलियन युद्ध हारा था, वाटरलू लड़ाई में। उसके बाद हम आते हैं यूरोप से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली का योगदान, इसका एक पॉइंट है। ये क्वेश्चन नहीं है, आप जब अपने मॉडल पेपर को उठा के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली का योगदान। ये जो पूरा चैप्टर है इसका नाम ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा हुआ था, इटली और जर्मनी, और इसमें इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद इसमें योगदान फ्रांस का भी था, क्योंकि जब यूरोप में राष्ट्रवाद उदय से पहले फ्रांस में क्रांति हो गई, फ्रांस में क्रांति हो गई, फ्रांस स्वतंत्र हो गया, वहां पर कोई ऐसा नहीं था। उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने इन दोनों से लड़ाई भी की, इनको जीता और अपनी ओर शामिल भी किया, जिससे इससे सबसे ज्यादा असर पड़ा। 9वीं शताब्दी राष्ट्रवाद की लहर चली, राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की लहर चली यूरोप में, और राष्ट्रवादी चेतना का उदय भी हुआ। 18वीं शताब्दी में जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड राजशाही ढांचों और कैटनों में बट गई। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो थे वो राजशाही ढांचों के कैटरों में बट गई। उसके बाद 1804 में संहिता लागू हुई जो नेपोलियन ने लगाई थी। 1804 में, 1815 में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हारा था, और 1804 में इन्होंने संहिता लगाई। नेपोलियन के आक्रमण से इटली जर्मनी के नया अध्याय बना। नेपोलियन के आक्रमण से इटली और जर्मनी में एक नया अध्याय बना, और उनमें भी क्रांति करने की एक दौर लागू हुआ, एक दौर ही आया कह सकते हैं। और पहुंचते हैं इटली। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि इटली का एकीकरण में इन तीनों का क्या योगदान था? जियुसेप्पे मेज़नी, काबूल और गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। इन तीनों के ही योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था। एकीकरण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जियुसेप्पे मेज़नी 1860 में इसका 24 वर्ष, जियुसेप्पे मेज़नी ने 24 वर्ष की आयु में ही क्रांति करने का इसके अंदर भूत सवार हो गया। 1841 ईस्वी में इसने यंग इटली की स्थापना की, सिसिली तथा नेपल के विरोध को सफल बनाने का प्रयास किया। इसने 1841 से 1848 तक सिसिली और नेपल के विरोधों को सफल बनाने का प्रयास किया, परंतु ये असफल हो गया वहां पर। ये ही लिख के आना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसके छोटे छोटे पॉइंटों को उन्हीं को बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, कुछ भी बोल लो। काबुल स्थित, ये शिक्षित फ्रेंच वासी था। ये जो काबुल शिक्षित फ्रेंच वासी, और ये कट्टर देशभक्ति भी था। प्रथम कार्य में एक कार्य मिशनरियों का कवि नाश था। काबूल ने कर्मियों के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस इंग्लैंड प्राप्त किया। 1857 ईस्वी में नेपोलियन नहीं है, नेपोलियन थर्ड के साथ मिलकर फ्लेमियन समझौता किया। गैरिबाल्डी ने क्या किया? सिल्सी और नेपोलियन के द्वारा रोम पर आक्रमण किया, और वेनेसिया पर आक्रमण नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन को मिला लिया। ड्यूटीज ऑफ मैन, ये जो एक पुस्तक है ड्यूटीज ऑफ मैन, ये जियुसेप्पे मेज़नी के ऊपर है। जो उस टाइम पर
इटली के शहरों में की गई थी और वहां की जनता ने इस पुस्तक को बहुत सपोर्ट भी किया था। अब आते हैं जर्मनी। बिस्मार्क का योगदान था। ऑस्ट्रेलिया और सोनोवा के युद्ध से 1866 में मुक्त करा लिया। इसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान हुआ था जर्मनी में वो बिस्मार्क का था। इसने ऑस्ट्रेलिया और सेडोवा के युद्ध से 18